हेलो माई होगी जैसे हिंदी चैप्टर फर्स्ट के लास्ट लेक्चर करा रहे हैं इस ठीक है ना। तो सब लोग मेरे साथ बने रहिए। हमने इससे पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे, जरूर उन लेक्चर को, छोटे छोटे लेक्चर हैं उनको देख लेना, तब जाकर के ये लेक्चर पूरा आपके दिमाग में भर जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर थर्ड जो है, ये थर्ड लेक्चर चल रहा है, तो आप लोग मेरे साथ क्या रहिए भाई, बने रहिएगा। देखो पहला यहाँ क्या बोल रहा है, देखो मैंने ये बताई थी कि राष्ट्र के स्वरूप में, चैप्टर का नाम क्या है भाई, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का नाम है। इसमें यह बनाया गया है कि राष्ट्र का जो निर्माण हुआ है ना, ये राष्ट्र का निर्माण 3 चीजों से मिलकर बना है। एक तो भूमि, इसे पृथ्वी भी कह सकते हो, एक पृथ्वी पर रहने वाले लोग जन, और एक लोगों की संस्कृति। जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, जब तक ये तीनों का सामंजस्य नहीं होगा, राष्ट्र का सच्चे मायने में राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। ये वासुदेव सरल अग्रवाल ने आपको इस राष्ट्र के स्वरूप के चैप्टर में समझाया है। हमने बारीकी से कुछ एक गद्यांश को बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन आंसर पेपर में 4-5 आते हैं, और हमने आपको 15-15, 20-20 एक गद्यांश पर प्लस संभावित क्वेश्चन को भी आपके लिया है, ठीक है ना। तो इसीलिए लिया है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो इसमें क्या बोला गया है, इसको पहले एक बार पढ़िए, फिर आपको अच्छे से क्या होगा समझ में आएगा। और इसमें बोलने का प्रयास किया गया है कि जन का प्रभाव अनंत होता है, मीन्स जन जो है पृथ्वी पर हमेशा के लिए रहेगा, अनंत तक रहेगा। कह रहा है सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन में दामात्व प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रप्त काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन की नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर हैं। जन का सतत वाहिनी जीवन नदी के प्रवाह की तरह, जन का प्रवाह भी पृथ्वी पर क्या है, सतत है। कह रहा जन एक सतत वाही जीवन की नदी के प्रवाह की तरह है, और जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण, मतलब आप कर्म करते रहिए और श्रम करते रहिए, जिससे कि नए नए उत्थान पृथ्वी पर क्या होते रहेंगे। अब इसका देखो किस तरीके से इससे आंसर उठेंगे और आपको कैसे देने हैं। पहला, गद्यांश का भाव क्या कहा गया है, तो इसमें सीधा सीधा यह बोला है कि लोगों की जो चैन है, श्रृंखला है, वो हमेशा जीवन भर क्या रहती है, अमर रहती है, मतलब श्रृंखला हमेशा बनी रहती है। तो श्रृंखला के निर्माण के बारे में इसने साफ साफ बोला है कि जन पर विचार किया गया है, राष्ट्र के निवासियों की जीवन श्रृंखला कभी समाप्त नहीं रहती। मतलब ये जो जीवन है वो क्या है, राष्ट्र जन का जीवन हमेशा क्या है, अमर है। तो इसी पर तो फोकस दिया गया है। उसने ये तुलना भी की है, जनजीवन भी वैसा ही है जिससे जैसे नदी का प्रवाह है, जन का जीवन भी वैसे ही प्रवाह है हमेशा के लिए, जैसे नदी का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो ये गद्यांश का भाव दे रखा है। पहला क्वेश्चन इसने कहा, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य जीवन स्थापित किया है, तो भूमि के साथ किया है। इसने बोला है किसके साथ भाई, भूमि तादात्म्य जीवन, राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ, देखो ये आंसर है भूमि के साथ। तो आपको इतना ही तो केवल लिखना है कि भाई राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य जीवन स्थापित किया है। कह रहा जनन का सतत वाही जीवन किसकी तरह, नदियों की तरह। साफ बोला, नदी के प्रवाह की तरह जो जन है उसका क्या है, जीवन अनंत है। रश्मि और सतत वाही का क्या अर्थ है, तो भैया रश्मि का अर्थ है, आप लोग जानते हो, प्रकाश की किरणें। सतत वाही का मतलब है निरंतर बहने वाला। जैसे नदियां क्या हैं, सतत वाहिनी, तो नदियां जो कभी बहने से नहीं रुकती हैं, 12 महीने बहती रहती हैं, वैसा ही जीवन है भाई, ठीक है। अब उसने कहा रेखांकित भाग की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित भाग कितना है इसमें रेखांकित भाग भैया ये दे रखा है अजर अमर तक, ठीक है ना। तो आप भी इसका आंसर करोगे आराम से। साफ बोला उसने, जन का प्रवाह अनंत होता है, सत्य भूमि के साथ राष्ट्र जन में तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या रहता है, अमर रहता है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव भी आते हैं, उसके बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए क्या है, अजर अमर है, ठीक है। तो इतने का आपको रेखांकित का अर्थ बताना। साफ बोला, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है, उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है, ये अनंत चलती है, अमर रहती है। कह रहा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ
तादामत्य स्थापित किया है। कह रहा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या रहेगा, जीवन भी रहेगा। कह रहा हमारे राष्ट्र के इतिहास में उन्नति और अवनति के अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु हमारे राष्ट्र के लोगों ने नई शक्ति का क्या किया है, निर्माण करते हुए सहन किया है, उन्हें पार किया है। और आज भी हमारे राष्ट्र के ये निवासी इस उतार चढ़ाव को धैर्य के साथ क्या करते हैं, मुकाबला करके उत्साह पूर्वक जीवन जीते हैं। ये जो रेखांकित भाग है उसका क्या है, सीधा सीधा मतलब निकल के आया है। ठीक है ना। अब आप देखिए कह रहा है इसके शीर्षक कौन है, तो राष्ट्र का स्वरूप। लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर रहता है। कह रहा है जब तक अमर रहता है, जब तक सूर्य की किरणें रोज प्राप्त काल भवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्र का जीवन क्या रहेगा, अमर रहेगा। ये तो देखो वहीं से उठा के आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला कह रहा है जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, तो जीवन की गतिशीलता। जन के प्रवाह से क्या तात्पर्य है कि जीवन हमेशा रुका हुआ नहीं होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, चलता हुआ नदियों की तरह, प्रवाह की तरह क्या होना चाहिए भाई, जीवन होना चाहिए। ठीक है। अगला कह रहा है राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, तो भैया जैसे नई नदियों की लहरें हमेशा आगे की ओर बढ़ती हैं, वैसे ही राष्ट्र निवासी का जीवन भी आगे की ओर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना। कह रहा उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, तो उत्थान के घाटों का निर्माण कर्म और श्रम के द्वारा होगा। ये लिखा गया सबसे नीचे, उत्थान के घाटों का निर्माण कर्म और श्रम के द्वारा होगा। नेक्स्ट कह रहा है तादामत्य तथा उत्थान शब्दों का क्या अर्थ है, भैया तादामत्य का अर्थ है तल्लीनता से, अभिन्नता से, और उत्थान का मतलब है उन्नति से। ठीक है ना। तो ये भी आपको बताना है, तल्लीनता मतलब लगे रहना, मगन रहना। ठीक है ना। आगे चलिए जन का प्रवाह किस तरीके का है, तो जन का प्रवाह भैया अनंत होता है। कैसा होता है, अनंत होता है, हमेशा चलने वाला होता है। सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव है, तो सूर्य की रश्मियां नित्य प्राप्त काल भवन को अमृत से क्या कर देती हैं, भवन को अमृत से कर देती हैं, और जब तक अमृत से भरती हैं तब तक जीवन, राष्ट्र जन का जीवन क्या है, अमर रहता है। घाटों का निर्माण का क्या आशय है, तो घाटों का निर्माण से मतलब है मनुष्य आगे कर्म और श्रम के द्वारा क्या करेगा, उन्नति के लिए पद चिन्ह छोड़ता है। अपने कर्म और श्रम के माध्यम से वो अपनी पहचान बनाए रखता है और पहचान को ही छोड़ जाता है। ठीक है ना। कह रहा जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है, तो भैया इसीलिए नदी की तरह कहा गया है कि जिस तरह नदी का प्रवाह निरंतर है, उसी प्रकार जन जीवन भी सदैव क्या रहेगा, गतिशील और गतिमान रहेगा। कह रहा अजर और उत्थान शब्द, तो अजर का मतलब है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, उत्थान का मतलब है भैया जो उन्नति। तो देखो इसी पैराग्राफ पे 15 क्वेश्चन करा दिए, जबकि आते कितने, 5 आते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन क्या आपसे छूट जाएगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। अब देखिए अगला पैराग्राफ कह रहा राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, जन की संस्कृति। हमने 3 ही तो बताए थे, एक भूमि, एक जन और संस्कृति। भूमि, जन और क्या भैया, संस्कृति, ये 3 बताए थे हमने, अगर याद हो। कह रहा मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना क्या है, कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। देखो संस्कृति को क्या बनाया गया, जन का मस्तिष्क। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की क्या होती है, वृद्धि। जब संस्कृति का विकास होगा, अभ्युदय होगा, तो हमेशा राष्ट्र की क्या होगी, वृद्धि होगी। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप हो जाएगा। हटा दिए जाएं तो भैया राष्ट्र का क्या हो जाएगा, लोप। कौन, भूमि और जन को हटा दो, ठीक है ना, अपनी संस्कृति से, तो ये राष्ट्र क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कह रहा जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यश क्या है, अंतर्निहित है। तो इसमें संस्कृति को के महत्व को, जीवन में संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है ना, वो बताने का प्रयास किया। कह रहा ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा ही क्या कहलाती है, तो ज्ञान को और गौरव को, कर्म को, दोनों को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। कह रहा भूमि पर संस्कृति के लिए, भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्र संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में क्या होती है, प्रकट होती है, जैसा जीवन चलेगा। कह रहा प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति में निश्चित करती हैं और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी क्या है, प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृति राष्ट्र में विकसित होती हैं
परंतु उन सबका मूल आधार क्या है? सहिष्णुता और समन्वय। ये बोलने का प्रयास किया गया है जातिगत के आधार पर अलग अलग मतलब अलग अलग विचारधारा हो सकती है, अलग अलग संस्कृतियां बनती हैं, लेकिन सबका मूल आधार किसमें छिपा है? एक तो भैया सहिष्णुता में, और एक कोऑर्डिनेशन मतलब टॉलरेंस और कोऑर्डिनेशन, सहिष्णुता और समन्वय में, मतलब मिलजुल कर रहने में, और बहुत संवेदनशील मतलब ज्यादा हिंसा से बचने से, ठीक है ना, कोई सांप्रदायिकता ना फैलाना, मतलब सहिष्णुता। पाठ का शीर्षक और लेखक आपको पता है, वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है ना। कह रहा है गद्यांश सुवेदित साहित्यकार डॉक्टर, ये सब आपने लिख ही लिया। अब रेखांकित भाग की बात कर लेते हैं, तो रेखांकित भाग में सीधा सीधा बोला है कि वस्तुतः संस्कृति मनुष्य का क्या होती है? मस्तिष्क से होती है, और जीवन और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। कौन? मस्तिष्क क्या है? तो इसका मतलब संस्कृति भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मस्तिष्क हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही जीवन के लिए संस्कृति भी बच्चों क्या है? महत्वपूर्ण है। ये बताने का प्रयास किया गया है। कह रहा है क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। हमारा संचालन और नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क से। वैसे ही जीवन प्रवाह का संचालन भी कौन करता है? संस्कृति करती है। जिस प्रकार से मस्तिष्क में रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं हो सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना संभव नहीं है। तो ये साफ बोला है। जैसे अगर धड़ को हटा दें तो क्या शरीर की कोई वैल्यू है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही जीवन प्रवाह से संस्कृति को हटा दें तो भैया जीवन की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। कह रहा संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं, साथ साथ एक दूसरे के अनिवार्य अंग भी हैं। कह रहा एक के न रहने पर दूसरे का कोई अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन रूपी वृक्ष का फूल ही संस्कृति है। जीवन रूपी वृक्ष का फूल क्या है भैया? बिटप का फूल क्या है? संस्कृति है। अर्थात किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है, वही क्या है भाई? संस्कृति है। ज्ञान से और कर्तव्यों से भैया जो भी शैली जीवन की उभरती है, उसी को हम सभ्यता कहते हैं, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। कह रहा समाज ने अपने ज्ञान के आधार पर जो नीति जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया है, उस उद्देश्य की दिशा में उसके द्वारा संपन्न किया गया उसका कर्तव्य, उसके रहन सहन, उसकी शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था आदि को प्रभावित करता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं भैया? संस्कृति। हमारा रहन सहन क्या है, वेशभूषा क्या है, खान पान क्या है, सामाजिक दायित्व क्या है, सामाजिक नीतियां क्या है, शिक्षा कैसी है, तो इसी आधार पर हम क्या करते हैं? संस्कृति को निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र के किस तीसरे अंग पर गद्यांश ने विचार किया है? तो भैया संस्कृति पर। तीसरा अंग का संस्कृति पर जोड़ दिया है, ठीक है ना। संस्कृति धरती के जन का किस रूप में अभिन्न और अनिवार्य अंग है? तो कहा जैसे मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क है, वैसे ही क्या है? तो इसने बोला संस्कृति धरती पर निवास करने वाले जन का उसी प्रकार से अभिन्न एवं अनिवार्य अंग है, जिस प्रकार से जीवन के लिए श्वास और प्रवास क्या है? अनिवार्य अंग है। कह रहा है बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। इस पंक्ति का क्या मतलब है? तो उसने साफ बोला है कि इस पंक्ति में निहित भाव यह है कि जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, क्या अगर हमारे मस्तिष्क ना हो, ठीक है ना, तो क्या उस धड़ को व्यक्ति कह देंगे? नहीं कह सकते ना, नहीं कहा जा सकता। अर्थात मनुष्य के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत ही अच्छे से आप क्या कर सकते हो? इसका आंसर बच्चों दे सकते हो। कह रहा जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? सीधा सीधा बोलना चाहता है लेखक कि जीवन रूपी वृक्ष का फूल ही क्या है? संस्कृति है। अर्थात किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के मिश्रण से ही क्या होता है? जीवन शैली उभरती है, और सभ्यता और संस्कृति का क्या होता है? विकास होता है। सीधा बोला है उस लेखक ने। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव होगी? तो उसने कहा विकास, संस्कृति का विकास करिए और अभ्युदय करिए, इसके द्वारा ही राष्ट्र की क्या होगी? वृद्धि पॉसिबल होगी। कह रहा किसी राष्ट्र का लोप कब हो जाता है, कब गायब हो जाता है राष्ट्र शब्द? तो उसने साफ बोला भूमि और जन को उसकी संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अगर आप कहोगे केवल भूमि और जन से ही राष्ट्र बन जाएगा, नहीं, अगर आपने संस्कृति हटा दी तो राष्ट्र का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तीनों का होना जरूरी है। कह रहा भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है? तो उसने कहा भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में उसकी क्या? संस्कृति महत्वपूर्ण है। भूमि और जन तो राष्ट्र के लिए चाहिए, लेकिन तीन में संस्कृति का होना भी जरूरी है। देखो आंसर ऐसे ही निकल रहे हैं। बिटप, अंतर्निहित, समन्वय, सहिष्णुता, सौरभ, यश, इन शब्दों का क्या अर्थ है? तो बिटप मीन्स होता है भैया वृक्ष,
अंतर्निहित मीन्स होता है छिपा हुआ, भीतर छिपा हुआ। समन्वय मतलब सहयोग करना, सहसुर मतलब सहन करना, बहुत ज्यादा संवेदनशील होना। सौरभ मीन्स सुगंध कह लो या महक कह लो, और यश मीन्स ख्याति या क्या प्रसिद्धि या उपलब्धि हमने हासिल की है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए संस्कृति राष्ट्र का तीसरा अंग है। ठीक है, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहते हैं, तो भैया संस्कृति कहा जाता है। ज्ञान और कर्म को मिलाकर के जो भी प्रकाश उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का तात्पर्य क्या है, तो सभ्यता किसी समाज को ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के साथ मिश्रण करती है, जो जीवन शैली, जिससे जीवन शैली उभरती है और सभ्यता विकसित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, संस्कृति कहते हैं। लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा है, तो इसीलिए कहा है कि किसी भी वृक्ष का सारा सौंदर्य, सारा गौरव, सारा मधुरस उसके किससे होता है, पुष्प में विद्यमान होता है। उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन का चिंतन, मनन और सौंदर्य, चिंतन, मनन और सौंदर्य बोध उसकी किसमें होता है भैया, संस्कृति में ही छिपा होता है, संस्कृति में ही निवास करता है। ठीक है ना। कह रहा राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं, तो कह रहा भूमि पर बसने वाले जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, कर्म के क्षेत्र में जो रचा है या किया है, दोनों के रूप में हमें क्या कहते हैं, संस्कृति के दर्शन प्राप्त होते हैं। आपने ज्ञान के माध्यम से क्या प्रचार प्रसार किया, आपने कर्मों के माध्यम से क्या प्रचार प्रसार किया, इस सबको ही क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, इसके मिश्रण को। ठीक है ना। राष्ट्रीय जन का मस्तिष्क किस प्रकार है, तो सीधा बोलना, जैसे संस्कृति के अभाव में जन की कल्पना करना व्यर्थ है, उसी प्रकार संस्कृति को जन का मस्तिष्क कहते हैं। जन की संस्कृति से आपका क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हो, तो कह रहा व्यक्ति के जीवन में जिस सदाचरण या सभ्यता का विकास होता है उसी को जन की संस्कृति कहते हैं। सदाचरण और सभ्यता का विकास मनुष्य के अंदर जब होता है तो हम उसे जन की संस्कृति कहते हैं। कह रहा है विकास और अभ्युदय का अर्थ क्या है, ठीक है, तो कहना विकास व्यक्ति या समाज जब उन्नत अवस्था में होता है तो उसे विकास कहते हैं। ठीक है ना। और अभ्युदय कहते हैं जो उदय की ओर अग्रसर हो, जो उदय की ओर उन्मुख हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अभ्युदय कहते हैं। ठीक है ना। जन का मस्तिष्क क्या है, यहाँ पे जन का मस्तिष्क जो है ना संस्कृति को बोला गया है। संस्कृति क्या है भाई, जन का मस्तिष्क। जैसे बिना मस्तिष्क के शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही बिना संस्कृति के राष्ट्र के निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कह रहा राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो भूमि और जन के साथ भैया संस्कृति का भी क्या है, तो तीन ही चीजें तो हैं। ये तीन चीज राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब अगला देखिए, कह रहा जंगल में जिस प्रकार अनेक लताएं, वृक्ष, वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का क्या होता है, सुखदायी रूप है। सीधा बोला है, जोर किस पे दिया है, सीधा सीधा जोर दिया है भाई पारस्परिक सौहार्द पे, एकता की भावना पर और राष्ट्र का सुखद जीवन पर। ठीक है ना। तो यही बोला है, राष्ट्र का सुखद जीवन निर्भर करता है किस पे, पारस्परिक सौंदर्य पे और एकता की भावना पे। तो इस पर जोर दिया गया है पूरा पूरा। कह रहा गद्यांश के लेखक को ये पता ही है, वासुदेव सर अग्रवाल है। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का क्या है, नाम है, और ये निबंध है, ध्यान रखना, हिंदी का निबंध है। रेखांकित की बात करें तो कह रहा जिस प्रकार विभिन्न नामों से पुकारी जाने वाली नदियां पृथक पृथक अस्तित्व को भूलकर एक विशाल सागर में क्या होती हैं, रूप धारण कर लेती हैं, उसी प्रकार किसी राष्ट्र के नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी अपनी विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए राष्ट्र संस्कृति को क्या करें, महत्व प्रदान करें। यदि राष्ट्रीय संस्कृति का अस्तित्व बना रहेगा तो राष्ट्र की विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व भी क्या रहेगा, बना रहेगा। समुद्र का अस्तित्व है तो नदियों का भी क्या है भाई, अस्तित्व बना रहेगा। अतः राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए क्या जरूरी है भाई, भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभाव को विस्मृत कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, जो पारस्परिक सौंदर्य, सौहार्द को और विविधता में एकता की भावना को क्या कहते हैं, परिचय देते हैं। ठीक है ना। मतलब ये उसके परिचय को रोकते हैं, तो इनको हटा करके द्वेष भेद भावना को, भेदभाव को भाई हमें इसका परिचय देना चाहिए। कह रहा इस प्रकार की समन्वयात्मकता, कोऑर्डिनेशन भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुखद जीवन व्यतीत करने में क्या होंगे, सफल होंगे। अगला कह रहा है जंगल में लता, वृक्ष, वनस्पति
अदम्य भाव के कारण अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। बिल्कुल कह रहा जंगल में लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन और पारस्परिक मेलजोल एवं एकता की भावना से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। जैसे लताएं वृक्षों से लिपटी रहती हैं और वृक्ष उन्हें सहारा प्रदान करते हैं, तो वैसा ही बोला है, ठीक है ना। कह रहा राष्ट्र के जन किसके द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं, तो आपको पता है अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर क्या रहते हैं, राष्ट्र में रहते हैं। जल के अनेक प्रवाह किसके रूप में मिलकर कहा एक रूपता प्राप्त करती है, तो भैया समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं। कहाँ पे, सभी नदियां जितना भी प्रवाह है जल का वो सब समुद्र में जाकर के क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। कह रहा है किस प्रकार के जीवन को राष्ट्र का सुखदायी जीवन कहा जाता है, तो समन्वय युक्त जीवन होना चाहिए, समन्वय युक्त कोऑर्डिनेशन, सभी विभिन्न विचारधाराओं को एक अनेकता में एकता को लेकर के चलना चाहिए। कह रहा है समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप कहा जाता है, अर्थात विभिन्न संस्कृतियां अपने अस्तित्व को बनाए रखने के साथ ही राष्ट्रीय संस्कृति को भी क्या करती हैं, महत्व प्रदान करती हैं, उसका अस्तित्व भी बना रह सकता है और देश के सभी निवासियों का जीवन क्या होता है, सुखदायी। अगला कहा है अदम्य पारस्परिक अविरोधी एक रूपता समन्वय युक्त आदि शब्दों के अर्थ लिखिए। तो बेटा अदम्य का मतलब है न बदलने वाला या प्रबल, पारस्परिक का मतलब है आपस में म्यूचुअली, अविरोधी का मतलब है बिना विरोध के, एक रूपता का मतलब है एक समानता या समता, समन्वय युक्त का मतलब है सहयोग से युक्त, मिलजुल करके काम करना। अगला क्वेश्चन है जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है, तो कह रहा है जिस प्रकार जंगल में अनेक लताएं पेड़ वृक्ष वनस्पतियां सामूहिक रूप से रहते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक देश में विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, मिलकर के रहते हैं। कह रहा विभिन्न संस्कृतियों में मिलन की तुलना किससे की गई है, तो उसने भैया नदी से तुलना की है। किससे की है, नदी से। अगला देखिए पैराग्राफ, कह रहा साहित्य कला नृत्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। कह रहा यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, सहृदय वाला, ठीक है ना, कोमल हृदय वाला, कह रहा उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए क्या होती है, स्वास्थ्यकर होती है। किस पर जोर दिया गया है, तो उसने सामूहिक जीवन पर जोर दिया है। साहब कहा है संस्कृति जीवन को आनंद प्रदान करती है और आनंद को मानव विविध रूप में क्या करता है, विविध रूप में प्रकट करता है, इस पर जोर दिया है। ठीक है, अब उसमें आपको पता है शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है, ये कर लोगे आराम से आप, देखो ये वासुदेव शरण अग्रवाल और ये भैया राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, अगला कह रहा रेखांकित भाग जो है, देखो ये रेखांकित भाग है। यद्यपि बाह्य रूपी दृष्टि से संस्कृति, तो बाह्य रूपी से स्टार्ट किया, कहा बाह्य दृष्टि से देखने पर ये सभी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र, एक ही आत्मा होती है। कह रहा अलग अलग तो सबको दिखाई देते हैं चेहरे बाह्य रूप से, लेकिन सबकी आत्मा एक ही होती है। कह रहा सहृदय से प्रत्येक संस्कृति के आनंद देने वाला पक्ष को स्वीकार करना ही राष्ट्रीयता की भावना है। कोमल हृदय से सभी को स्वीकार करिए, सभी की संस्कृति के मूल्यों को स्वीकार करिए, इसी को सही माने में हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीयता की भावना का परिचय देना कहते हैं। कह रहा इस प्रकार वे सभी संस्कृतियां एक सूत्र में बनती हैं और वे ही संपूर्ण राष्ट्र की सम्मिलित संस्कृति को मुखरित करती हैं। किसी राष्ट्र के सबल अस्तित्व के लिए इस प्रकार की एक सूत्रता क्या होती है, आवश्यक होती है। एक जगह बंधे रहना किसी भी राष्ट्र के परिचय के लिए बेहद आवश्यक है। ठीक है ना, कह रहा राष्ट्रीय जन किन रूपों में अपने मानसिक भावों अथवा मनोभावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं, तो कह रहा राष्ट्रीय जन साहित्य के रूप में, कला नृत्य गीत अमोद प्रमोद आदि के माध्यम से मानसिक भावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। कह रहा आत्मा का विश्वव्यापी आनंद भाव किन रूपों में साकार होता है, तो यही मैंने बताया है, साहित्य के रूप में, कला के रूप में, नृत्य गीत अमोद और प्रमोद के रूप में क्या होता है, कह सकते हो आत्मा का विश्वव्यापी भाव संस्कृति के विविध रूपों में क्या होता है, साकार होता है। संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए कौन आनंदित होता है, कह रहा प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है, तो भैया कौन स्वीकार करता है, तो भैया प्रत्येक आनंदमयी पक्ष को स्वीकारते हुए वही व्यक्ति आनंदित होता है जो कैसा होगा, सहृदय का होगा, जो अच्छे उदार और व्यापक हृदय वाला होगा। ठीक है ना, इसे सहृदय कहते हैं। मतलब ये अच्छे अच्छे गुण उसके हृदय में क्या होंगे, समाहित होंगे। ईमानदारी होगी, सत्यनिष्ठता होगी, उदारवादता होगी। ठीक है ना, तो ये कोमल सरस करुण रस वाला होगा, स्नेह वाला होगा। कह रहा है
विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है? विश्वव्यापी का मतलब है संसार में फैला हुआ या समाया हुआ। आंतरिक आनंद का मतलब है आत्मा में आनंद, आत्मिक आनंद, ठीक है ना, आंतरिक शांति जो होती है। कह रहा राष्ट्रीय और आनंदित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए। तो राष्ट्रीय में बेटा ईय है, ईय प्रत्यय कहते हैं जो शब्द में पीछे आता है, जो शब्द में पीछे आता है। और आनंदित में इत है, इत, आनंदित, इत, तो इत इसमें हो गया, प्रत्यय पीछे आते हैं शब्द के, ठीक है ना। आगे चलिए, अब ये लास्ट है आज का, देखिए कह रहा पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो भी कुछ पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। उसके तेज को अपने जीवन, भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए बाहर का रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़े नहीं रखना चाहता, वरना अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। सीधा सीधा इसमें जो जोर दिया है, इसमें भैया कहा गया है राष्ट्र के संस्कृति परवंश पर प्रकाश डालते हुए किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि हम प्राचीन इतिहास से क्या रहें, जुड़कर ही भावी उन्नति की दिशा में आगे की ओर प्रयास करें, आगे की ओर बढ़ें, ठीक है ना। गद्यांश लेखक आपको पता ही है वासुदेव सरल अग्रवाल। शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। रेखांकित भाग की बात करें आपसे तो देखो पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान साहित्य, ये पूर्वजों से स्टार्ट हुआ है, तो सीधा बोला है इसने संस्कृति परिवेश विकास की एक पद्धति है। हमारे पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो उन्नति की है उस पर गर्व करते हुए हम उसे राष्ट्र की विभूति के रूप में क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना से हमारे मन में भावी प्रगति हेतु प्रबल आकांक्षा का क्या होता है? उदय होता है, ठीक है ना। इस आकांक्षा को हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। हमारी कामना होती है कि हम गौरव को हम अपने जीवन में उतारें और अपने भविष्य को क्या करें? पुष्ट करें, साबित करें। यही राष्ट्र के विकास का क्या है? स्वाभाविक ढंग है। तीसरा क्वेश्चन है, हम गौरव के साथ किसे धारण करना चाहते हैं? तो भैया हम गौरव के साथ जो है, गौरव के साथ समग्र रूप में क्या करना चाहते हैं? तो ध्यान रखना, इसने बोला हमारे पूर्वजों ने अपने महान चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं उसे हम गौरव के साथ क्या करना चाहते हैं? धारण करना चाहते हैं। किसको? धर्म को, विज्ञान को, साहित्य को, कला को, संस्कृति को, ठीक है। कह रहा हमारे पूर्वजों ने संस्कृति के किस क्षेत्र में अपना जीवन पराक्रम दिखाए हैं? तो कहना हमारे पूर्वजों ने संस्कृति के क्षेत्र में धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में अपने चरित्र को महान बनाने की दृष्टि से अपना पराक्रम दिखाए हैं, ठीक है ना। इनमें एक से एक बढ़ करके आए हैं, ठीक है ना। कह हम अपने भावी जीवन में किसे साकार होते हुए देखना चाहते हैं? तो सीधे सीधे बोला है प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना से हमारे मन में भावी प्रगति, प्रबल आकांक्षा का उदय होता है। आकांक्षा को ही हम अपने भावी जीवन में साकार होते हुए, किसको? आकांक्षा को हम अपने भावी जीवन में, भावी आने वाले जीवन में साकार होते हुए देखना चाहते हैं। हमारे अंदर आकांक्षा होनी चाहिए, ठीक है। क्या राष्ट्र के विकास तथा स्वाभाविक ढंग किसे बताया गया है? कह रहा हमारे पूर्वजों द्वारा दर्शाए गए महान चरित्र और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के परिणाम स्वरूप हमारे मन में उनके प्रति क्या दिखाया गया? गौरव भाव को उत्पन्न होता है। साथ ही हमारे मन में यह कामना भी उत्पन्न होती है कि हम गौरव को अपने जीवन में उतारें और अपने भविष्य को क्या करें? उज्जवल बनाएं। यही राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग है। नेक्स्ट कह रहा राष्ट्रीय संवर्धन का प्रकार स्पष्ट कीजिए। कह रहा पूर्वजों द्वारा प्रस्तुत किए गए उच्च आदर्शों के परम तेज का हम स्वयं साक्षात अनुभव करते हैं, भावी पीढ़ी को भी वैसा ही आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे यही राष्ट्र संवर्धन का क्या है? एक प्रकार है। अगला कह रहा है राष्ट्रीय वर्तमान के लिए भार रूपी नहीं है, अतीत वर्तमान के लिए क्या नहीं है? अतीत वर्तमान के लिए, अतीत मीन्स इतिहास, वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, मतलब बोझ नहीं है। जो इतिहास है वो हमें सिखाता है कि भविष्य का निर्माण कैसा करना चाहिए, अतीत को बढ़िया बनाना चाहिए। इससे क्या आशय है? कह रहा है इसका आशय यह है कि अतीत को वर्तमान का बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे राष्ट्र अभिनंदन के रूप में देखना चाहिए कि अतीत से ही हम राष्ट्र के निर्माण को क्या करें? आगे की ओर ले जाते हुए चलें। कह रहा लेखक किस राष्ट्र का स्वागत करना चाहता है? तो लेखक ऐसे राष्ट्र का स्वागत करना चाहता है जहां अतीत वर्तमान के लिए क्या हो? भार स्वरूप नहीं होना चाहिए, भार बोझ नहीं होना चाहिए। इतिहास राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने वाला होना चाहिए। कह रहा है यहाँ भूत का नकारात्मक प्रभाव वर्तमान पर नहीं होता, ऐसा राष्ट्र अभिनंदन करने योग्य बोला है। कह रहा है कि जो भूतकाल में बीत गया उसका प्रभाव अभी चल रहे समय और जो आने वाले समय में बोझ नहीं है,
कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, बल्कि सकारात्मक दृष्टि से उनसे अच्छी अच्छी बातें लेकर के हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए और आनंदित राष्ट्र निर्माण की एक स्थापना करनी चाहिए। तो बच्चों फाइनली ये चैप्टर पूरा 3 क्लासों में क्या कर दिया, हमने फिनिश कर दिया। ऐसे ही पूरी हिंदी आपको कराऊंगा और ये मैं विश्वास दिलाता हूं 95 से ऊपर हर बच्चे के आएंगे, बशर्ते हिंदी को उसी आनंद के साथ पढ़ लो जिस आनंद के साथ मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, भारत माता की जय। सभी बच्चे क्लास में कमेंट जरूर किया करें और अपने फ्रेंडों को क्लास को शेयर किया करें। ओके बाय, गुड नाइट बच्चों।